एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू नाइट स्टडी। सो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज़। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बीकॉम के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन सीयूईटी में भी ये सीरीज़ जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो अकाउंटेंसी की 2 वीडियोज़ जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। नाउ वी आर गोइंग टू दी मनी एंड बैंकिंग वाला पोर्शन। ठीक है, सो विदाउट एनी देरी करते हैं स्टार्ट। सो हेयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जो कि बायलिंगुअल होगा। ठीक है, तो आप अपने हिंदी मीडियम वाले जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बोल सकते हो कि ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू करें। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड देयर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम वेयर इन ट्रेड कैन बी कैरिड आउट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है और उसके माध्यम से व्यापार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो भाई उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली, जहाँ पर वस्तुओं का विनिमय किया जाता है कि भाई गेहूं के बदले चाय, चाय के बदले चावल, चावल के बदले चीनी। वहाँ पर मनी का कोई भी जो है वो रोल नहीं होता, सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का ही आदान प्रदान होता है कि भाई आप हमें लेक्चर प्रोवाइड कराइए, हम आपको जो है मनी नहीं, मनी के बदले में क्या देंगे? अनाज देंगे या दालें देंगे या है ना तिलहन की फसलें देंगे। जो भी चीज़ जो है वो आपको उसके बदले में दी जाएगी, जहाँ पर मनी कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, जहाँ पर मनी इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं मौद्रिक प्रणाली या मॉनेटरी सिस्टम। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन अ वेजिटेबल सेलर। अमन जो कि एक सब्जी विक्रेता है। ठीक है, exchange 4 एप्पल विथ राहुल अ क्लोथ डीलर ऑफ 1 मीटर क्लोथ। तो उसने क्या किया? 1 मीटर क्लोथ के बदले उसको 4 एप्पल दिए। ठीक है, अमन जो कि एक सब्जी विक्रेता है, 1 मीटर कपड़े के लिए जो कि विक्रेता राहुल है उस कपड़े का, उसके 4 सेबों का आदान प्रदान किया है। तो इस सिस्टम को या ये चीज़ जो है वो कौन से सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो वही अभी हमने डिस्कस किया था, वस्तु के बदले वस्तु जा रही है, वस्तु विनिमय प्रणाली है। ठीक है, बार्टर सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। अब देखो डबल कोइंसिडेंस क्या होती है या दोहरा संयोग क्या होता है? देखो सपोज़ मेरे पास चावल हैं और मैं बार्टर सिस्टम के एक एरिया में रह रही हूँ। ठीक है, और मुझे उसके बदले में चीनी चाहिए। मतलब मेरे पास 10 किलो चावल हैं, मेरे घर में 5 किलो चावल की खपत बहुत होती है, तो मैंने ये सोचा कि 5 किलो चावल के बदले मुझे चीनी मिल जाए या है ना और चीज़ें मिल जाएं। तो मैं निकली मार्केट में। तो सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए क्या होगा कि भाई मैं जाऊं और मुझे ऐसा इंसान मिल जाए जिसको चावल चाहिए और उसके पास चीनी भी हो। तो दोहरे संयोग का मतलब है कि दोनों तरफ से कोइंसिडेंस बैठ जाना कि भाई जो यहाँ से हमें देना है वो उसे चाहिए हो और जो हमें चाहिए वो उसके पास अवेलेबल हो। तो इस डबल कोइंसिडेंस का जो प्रॉब्लम होता है वो बार्टर सिस्टम की एक समस्या है, प्रॉब्लम है। इसको ठीक करता है मनी। ठीक है, मनी या मुद्रा या पैसा, कि भाई आप जो है चावल को मनी के बदले बेचाइए और उसके बदले आप मनी में कहीं से भी आप क्या कर लीजिए? शुगर खरीद लीजिए। ठीक है, तो जितनी देखो बार्टर सिस्टम को ठीक करने के लिए मनी का जो है वो इनोवेशन हुआ था कि भाई मुद्रा जो है अपने अस्तित्व में आई थी। तो सिंपल सी बात है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी बार्टर सिस्टम की उसको ठीक कौन करेगा? मनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, बैंक्स नहीं मनी उसको सॉल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट रिफर टू द डैश फुलफिलमेंट ऑफ डैश वांट्स। दोहरे संयोग की जो आवश्यकता है वो विक्रेता की डैश आवश्यकताओं की डैश को संदर्भित करता है। मतलब कि भाई देखो यहाँ पर आप लगा कर देख लो, साइमल्टेनियसली वो एक साथ दोनों की आवश्यकताओं को पूरी करे, विक्रेताओं की एक साथ आवश्यकताओं को पूरी करे और उसमें म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर एंड सेलर। तो भाई साइमल्टेनियसली तो सिर्फ एक की ही साइड का होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर सही है फर्स्ट आंसर कि भाई वो विक्रेताओं की एक साथ आवश्यकताओं की म्यूचुअल मतलब आपस की जो पूर्ति है उसको संदर्भित करता है कि भाई यहाँ से जो चीज़ चाहिए और वहाँ से जो चीज़ चाहिए दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। दैट इज़ डबल कोइंसिडेंस। ठीक है,
ए ओन्स अ कैमल दैट ही वॉन्ट्स टू ट्रेड फॉर अ गॉट, ठीक है, कि भाई एक ए के पास एक ऊँट है जो उसके बदले उसे एक बकरी चाहिए. हाउएवर देयर आर नो सेलर ऑफ गॉड्स इन द मार्केट, भाई मार्केट में है ही नहीं बकरी के विक्रेता कोई भी. तो ये किसका एग्जाम्पल है? डबल कोइंसिडेंस का अभाव है, या दोहरे संयोग का एग्जिस्टेंस है, या आवश्यकताओं का एक साथ संयोग है, या आवश्यकताओं का अनुक्रमिक संयोग है? नहीं भाई, अभाव है. दोहरा संयोग अवेलेबल नहीं है. दोहरा संयोग नहीं है तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मनी? मनी का काम क्या है? मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है क्या? विनिमय का माध्यम है क्या? एक्सचेंज करने का एक बेस है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है. मूल्य का भंडारण करने में हमारी हेल्प करती है क्या? जी बिल्कुल करती है. हम सेविंग्स करते हैं फॉर फ्यूचर. किसी मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू, या वेल नहीं वैल्यू आएगा, मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू करती है क्या? हर चीज़ को हम मुद्रा में नापते हैं क्या? जी बिल्कुल करती है. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर, दैट मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इट हेल्प्स अस टू measure the value of the goods and services, and it helps us to store the value. ठीक है, तो all of the above are the functions of money. Next, which of the following is the thing that is generally accepted by everyone as a medium of exchange? निम्न में से ऐसा क्या है जो वस्तु जो विनिमय के रूप में हर जगह स्वीकारा जाता है? तो भाई पैसा, मनी, कोई मना नहीं करता इसके लिए, है ना. अगर आपको कोई गुड्स खरीदना है या सर्विसेज खरीदनी है तो एक बार को बदले में गुड्स लेने कोई मना कर देगा, बदले में सर्विस लेने कोई मना कर देगा, लेकिन बदले में मनी लेने कोई मना नहीं करेगा अगर उसे बेचना है तो. सो मनी इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर जनरली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. विनिमय के माध्यम के रूप में जो मुद्रा है उसे एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है. अच्छा, एक और चीज़, जो मनी है उसमें अभी आपने देखा होगा कि भाई 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, राइट. 2000 के नोट बंद हो रहे हैं. तो 2000 के नोट बंद होने की जब न्यूज़ आई थी तो ये हो गया था कि भाई चलन से बाहर हो जाएंगे लेकिन लीगल टेंडर में रहेंगे, यानी वैधानिक टेंडर में रहेंगे. तो आप इस चीज़ को भी समझो क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए भी चाहिए. लीगल टेंडर, ठीक है. लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? ऐसी मनी या ऐसी मुद्रा जो लेना कंपलसरी है. विधिमान मुद्रा हम इसे कहते हैं, विधिग्राह मुद्रा हम इसे कहते हैं. वह मुद्रा जो सरकारी टेंडर में है और गवर्नमेंट के बेस पर उसे जो है वो एक्सचेंज किया जाता है, उसे लेना कंपलसरी है. एंड इफ अ पर्सन डिनाइज टू एक्सेप्ट दैट मनी, तो उसके ऊपर जो है वो क्लेम किया जा सकता है दैट ही इज़ डूइंग अ रॉन्ग थिंग. ठीक है, तो लीगल टेंडर का मतलब है कि गवर्नमेंट टेंडर के अंदर है, गवर्नमेंट उसे लेने को मना अभी नहीं कर रही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच असिस्ट इन कंक्लूडिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस? कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शंस में निम्न में से क्या क्या चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं? भाई कॉइन्स भी कर सकते हैं, करेंसी नोट भी कर सकते हैं, चेक को भी यूज़ कर सकते हैं. तो ऑल ऑफ द अबव विल बी दी आंसर, दैट कॉइन्स, करेंसी नोट्स एंड चेक. दीज ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी कैन बी यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शन. ठीक है, चलो नेक्स्ट. द मनी सप्लाई इज डैश कंसेप्ट. जो मुद्रा की आपूर्ति है वह कैसी अवधारणा है? वह एक प्रवाह अवधारणा है. दैट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट. एक चीज़ ध्यान रखना, स्टॉक और फ्लो क्या होता है पहले ये समझो. स्टॉक ऑन अ पर्टिकुलर डेट हमारे पास कितना स्टॉक है. जैसे मैं बोलूँ आई एम हैविंग 500 रुपीज़ इन माई पॉकेट, ठीक है, तो आई एम हैविंग स्टॉक ऑफ 500 रुपीज़. वहीं अगर मैं एक टेन्योर की बात करूँगी, एक ड्यूरेशन की बात करूँगी कि भाई इस डेट से इस डेट तक मेरे पास कितना चेंज आया, ठीक है, चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट. तो चाहे मनी सप्लाई हो चाहे गुड्स की सप्लाई हो, जब सप्लाई की बात हो रही है, जो कि हमारे देश में मनी सप्लाई आरबीआई करता है, ठीक है, जब सप्लाई की बात हो रही है तो सप्लाई इज़ ऑलवेज अ फ्लो कंसेप्ट. ठीक है, क्योंकि वो सप्लाई हो रहा है, स्टॉक नहीं है, सप्लाई हो रहा है तो फ्लो हो रहा है इन द इकोनॉमी. ठीक है, चलो नेक्स्ट. द सप्लाई ऑफ मनी इज़ फ्लो कंसेप्ट, अभी ऊपर पढ़ा था. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following removes the problem of double coincidence
ऑफ वॉन्ट्स। भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, दोहरे संयोग की जो समस्या है उसको मनी का कौन सा काम जो है वो सॉल्व करता है, विच फंक्शन ऑफ द मनी रिसॉल्व्स या रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। मुद्रा का कौन सा ऐसा कार्य है जो दोहरे संयोग की समस्या को दूर करता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मूल्य का भंडारण, स्टोर ऑफ वैल्यू, या नन ऑफ द अबव। तो भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें जो चाहिए सामने वाले के पास वो होना चाहिए, और जो सामने वाले के पास है वही हमें चाहिए हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे दोहरे संयोग की इन द बार्टर सिस्टम, जिसको मनी जो है वो सॉल्व करता है बाय मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या विनिमय का माध्यम बन के, विनिमय का माध्यम बन जाता है, जिससे जो हमारे पास है वो हम मुद्रा में बेच सकते हैं, और जो हमें चाहिए वो हम उस मुद्रा से खरीद सकते हैं। तो जब विनिमय का माध्यम एक कॉमन चीज़ बन जाती है तो वो दोहरे संयोग की समस्या को जो है वो ख़त्म कर देती है, ठीक है। मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू कैसे ख़त्म करे, मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू क्या ख़त्म करेगा, मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू ख़त्म करेगा मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम को, कि भाई कितने चावल के बदले कितनी चीनी दी जाए, क्योंकि भाई चावल वाले को लगेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा है, चीनी वाले को लगेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मनी का मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू जो है वो फंक्शन, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, ये स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। स्टोर ऑफ वैल्यू में कोई सी भी गुड्स हो, सर्विस को तो आप जो है प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, सेव रख नहीं सकते, कोई भी गुड्स हो उसको आप कितना भी रख लो भाई ख़राब हो जाएगा, एक्सेप्ट हनी, हनी के अलावा कुछ भी चीज़ आप कुछ टाइम तक रखोगे ख़राब हो जाएगा, लेकिन मनी विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ भाई ब्लैक मनी हो तो नोटबंदी हो सकती है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। बट अगर आप स्टोर ऑफ वैल्यू करना चाह रहे हैं, दैट मनी इज़ द बेटर ऑप्शन देन एनी गुड्स, ठीक है। सर्विस को तो आप कर ही नहीं सकते स्टोर, आप डॉक्टर को नहीं बोल सकते एक काम करो आप हार्ट सर्जरी पैक कर दो, जब ज़रूरत होगी तब हम यूज़ कर लेंगे, नो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। चलो आगे बात करते हैं। In the present world, the act of purchase of goods and sale of goods have been separated due to the existence of money. This has been facilitated by which of the following function of money? वर्तमान समय में मुद्रा के आने के कारण जो क्रय की क्रिया है और विक्रय की क्रिया है, मतलब जो सेल का पोर्शन है और परचेज का पोर्शन है वो अलग अलग हो गया है। तो ये मनी के कौन से काम से जो है वो पॉसिबल हुआ है, ये हुआ है मनी के एक्सचेंज ऑफ वैल्यू से, एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से, कि भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज का साधन मनी हो गया है। तो जिस टाइम पर क्रय हो रहा है ज़रूरी नहीं है उसी टाइम पर वो बंदा विक्रय भी करे किसी चीज़ को, वो किसी चीज़ को परचेज़ करेगा बदले में मनी दे देगा, किसी चीज़ को सेल करेगा बदले में मनी उसको मिल जाएगी, ठीक है। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से जो परचेज़ एंड सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेपरेट हो गई हैं, दैट डू नॉट हैपन इन at the particular time at the point of time at the same time, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच फंक्शन कंसिडर द वैल्यू ऑफ मनी इन 1 यूनिट। निम्न में से कौन सा मुद्रा को एक इकाई के रूप में विचार करता है, तो दैट इज मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अब क्वेश्चन को समझो, वो ये बोल रहे हैं मनी को हम एक यूनिट मान रहे हैं, मतलब 1 यूनिट 1 रुपया, 2 यूनिट 2 रुपये, 3 यूनिट 3 रुपये। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पेन की वैल्यू क्या है तो मैं बोल सकती हूँ 10 रुपीज़, मतलब 10 इकाई। तो जब हम मनी को एक यूनिट मानकर, एक मनी को एक यूनिट मानकर उसके बेस पर सारी चीज़ों की वैल्यू को मेज़र कर रहे हैं, तो ये आपका मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू का काम कर रही है मनी, ठीक है। सो द आंसर विल बी मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है। फंक्शंस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। विच फंक्शन अलाउज द पेमेंट टू बी डिलेड टिल अ फ्यूचर डेट। तो भाई अब देखो, सपोज देखो बार्टर सिस्टम में क्या था, अभी हमने ऊपर पढ़ा, बार्टर सिस्टम में क्या था, परचेज सेल एक ही टाइम पर हो रहा है, मतलब मैं अगर कोई चीज़ सेल कर रही हूँ तो मुझे कोई ना कोई चीज़ उसी टाइम परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मनी में क्या होता है कि भाई आप मनी के बदले आप जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो, बट डिफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में होने वाले पेमेंट, स्थगित जो पेमेंट हैं वो आप कैसे करोगे इन बार्टर सिस्टम। उसको बोलोगे भाई अभी तो मेरे को 2 किलो चीनी दे दे, मैं तुझे
5 महीने बाद 5 किलो चावल दे दूंगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बार्टर सिस्टम इज़ दी ओनली सिस्टम वेयर सेल एंड परचेज हैपन्स फॉर द सेम टाइम। ठीक, तो यहाँ पर जो भविष्य की तारीख पर भुगतान करने की जो समस्या थी, वो मनी का भुगतान का मानक एक स्टैंडर्ड, कि भाई अगर मैंने अभी चीनी दे दी और बाद में मैं चावल लेने को राज़ी हूँ, तो हो सकता है फ्यूचर में मेरी चीनी का वैल्यू बढ़ जाए और उसके बदले मुझे ज़्यादा चावल मिले, या चावल का वैल्यू कम हो जाए तो जितनी चीनी मेरे पास है उसके बदले मुझे ज़्यादा चावल मिले। तो ये जो थी प्रॉब्लम थी ऑफ बार्टर सिस्टम, कि डिफ़र्ड पेमेंट जो है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। तो मनी को लेकर एक स्टैंडर्ड आ गया है कि भाई इतने रुपए का पेमेंट इस पर्टिकुलर डेट या इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद आई विल डू। ठीक है, तो मनी का स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट या स्थगित भुगतान का मानक जो है वो भविष्य की तारीख में फ्यूचर डेट पर डिलेड पेमेंट को फीचर करता है, फैसिलिटेट करता है, इजी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी एक्ट्स एज अ कॉमन denomination to express the exchange ratio of goods. This has been facilitated by which of the following function of money? मतलब एक रेशियो बना देता है कि भाई एक विनिमय जब हो रहा है उसके अनुपात को व्यक्त कर देता है कि इतने के बदले इतना या इतने के बदले इतना, एक रेशियो डिफाइन हो जाता है दैट आई नो द वैल्यू ऑफ दिस ब्रश, आई नो द वैल्यू ऑफ दिस पेन, आई नो द वैल्यू ऑफ दिस सेल, आई नो द वैल्यू ऑफ दिस पेन, आई नो द वैल्यू ऑफ दिस मास्क एंड आई नो द वैल्यू ऑफ दिस टी शर्ट। तो मेरे पास हर एक चीज़ का एक रेशियो है कि भाई अगर ये पेन 10 रुपये का है और ये पेन 20 रुपये का है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो मैं बता सकती हूँ कि इन दोनों पेन्स की जो वैल्यू है उनका रेशियो 1:2 है। तो ये किस चीज़ की वजह से पॉसिबल हुआ है? क्योंकि भाई पहले ये तो दिक्कत आ रही थी कि भाई कितने चावल के बदले कितनी चीनी, कितने गेहूं के बदले कितना चना, तो यही दिक्कत आ रही थी कि भाई कैसे मेज़र किया जाए, किस बेस पर मेज़र किया जाए कि कौन सी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी चीज़ की वैल्यू कम है। तो ये मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू फंक्शन जो अटैम्प्ट करती है मनी, उसके वजह से पॉसिबल हुआ है कि हम वैल्यूज़ के रेशियो को डिफ़ाइन कर पाते हैं, फैसिलिटेट कर पाते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई ये महंगी है, ये सस्ती है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। कैसे डिफ़ाइन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, मौद्रिक जो वैल्यू होती है उसके बेस पर हम डिफ़ाइन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई? तो देखो, मनी सप्लाई हमारी कंट्री में आरबीआई करता है, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक है आपका आरबीआई, दैट कंट्रोल्स और द मनी सप्लाई एंड मनी सर्कुलेशन इन द कंट्री। तो वो हर साल जीडीपी को बताने के लिए, मनी सर्कुलेशन बताने के लिए, मनी सप्लाई बताने के लिए कुछ मेजर्स इशू करता है कि भाई इसके अंदर ये मनी है तो M1 की वैल्यू इतनी है। तो उसमें जो मेजर्स हैं उसमें M1 भी है, M2 भी है, M3 भी है, M4 भी है, M0 नहीं है। तो M0 विल बी दी आंसर। ठीक है, M1, M2, M3, M4। M0 पहले हुआ करता था, लेकिन कुछ टाइम पहले से जो M0 है उसका मेज़रमेंट बंद कर दिया गया है। नाउ ओनली एग्जिस्ट इज़ M1, M2, M3, M4। ठीक है, अब इसको समझेंगे भी कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, समझेंगे, डोंट वरी आगे क्वेश्चंस आएंगे उस पर समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर ट्रू अबाउट द मनी सप्लाई? ट्रू अबाउट दी मनी सप्लाई, मनी आपूर्ति के बारे में, मुद्रा की आपूर्ति के बारे में निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़, यह मुद्रा की कुल मात्रा है जो कि जनता के पास है। अच्छा, सच मनी इज़ हेल्ड एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, द मनी इज़ हेल्ड इन द इकोनॉमी। तो बच्चे एक बात सुनो, जब हम M1, M2, M3 एंड M4 की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आ रहा है? ठीक है, चलो समझ लो इस चीज़ को, फिर आगे क्वेश्चंस करने में आपको इजी रहेगा। तो देखो, M1 एंड M2, M1 में आता है आपका जो भी पब्लिक के पास मनी है, जो भी पब्लिक के पास मनी है, प्लस
जो भी बैंक्स के पास आपका डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स, ठीक है, प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, जो भी पब्लिक के पास डिपॉजिट है, बैंक के पास दो तरह की डिपॉजिट होती हैं, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो जनता कभी भी मांगने आ सकती है, जैसे सेविंग्स बैंक में हुआ, करंट बैंक में हुआ, करंट अकाउंट में हुआ। और टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं, एफडी आरडी वगैरह, जो एक टाइम के बाद ही हमें मिलते हैं, ठीक है। तो पब्लिक के पास जो मनी है और बैंक्स के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं और आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट्स हैं, वो मिलकर बनाता है आपका M1, ठीक है। M2 में क्या आता है, M2 में आ रहा है आपका M1 प्लस। अब ये सारे डिपॉजिट जो होते हैं वो सब लोग बैंक में तो करवाते नहीं हैं, पोस्ट ऑफिस नाम की भी चीज़ें हैं हमारी कंट्री में। तो पोस्ट ऑफिस के पास भी दो तरह के डिपॉजिट हैं, डिमांड एंड आपका टर्म डिपॉजिट। तो जो भी डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस है, जो भी डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस है, वो आता है आपका M2 में, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं, आप ऐसा बोल सकते हो कि M1 और M2 इसमें, मतलब या फिर M2 ही बोल लो सिर्फ, कि भाई क्योंकि M1 तो उसमें इंक्लूडेड ऑलरेडी है। इसमें कंट्री की जितनी भी डिमांड डिपॉजिट है, किसी के पास भी, बैंक के पास, पोस्ट ऑफिस के पास जितनी भी डिमांड डिपॉजिट है वो आ गई, और पब्लिक का पैसा आ गया, और आरबीआई का जो अदर डिपॉजिट्स हैं वो आ गया, ठीक है। तो M1 और M2 को हम नैरो मनी भी कहते हैं, नैरो मनी, ठीक है। तो अब आप खुद ही देख लो कि भाई अगर हम उस वाले क्वेश्चन में ये बात करें कि भाई पब्लिक के पास जो पैसा है वही मनी सप्लाई है, ना भाई, क्योंकि मनी सप्लाई के मेजर 4 हैं, उसके पहले में ही पब्लिक के अलावा और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहला तो आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। M1 M2 क्या है, M3 M4 अभी करेंगे। सो टोटल वैल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, सिर्फ पब्लिक के पास, ना भाई, इसको थोड़ी ना मनी सप्लाई बोल सकते हैं। इट इज़ द मनी हेल्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। भाई अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर देंगे तो वो तो स्टॉक हो जाएगा, और सप्लाई क्या है, सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है। तो मनी इज़ हेल्ड बाय एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कितना पैसा है उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई, जो भी अर्थव्यवस्था में जो भी मुद्रा आयोजित की जा रही है, जो भी मुद्रा अवेलेबल है, एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति। ऑल ऑफ द अबव देख के ये वाला आंसर मत लगा देना, ठीक है। क्वेश्चंस प्रॉपर पढ़ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। नॉट अ फीचर ऑफ मनी सप्लाई, तो भाई हेल्ड बाय पब्लिक इंक्लूड होता है इसमें, जी बिल्कुल होता है। हेल्ड बाय बैंक इंक्लूड होता है, जी बिल्कुल होता है। ये स्टॉक कंसेप्ट है क्या, ना जी ना, अभी ऊपर पढ़ा था, फ्लो कंसेप्ट है, प्रवाह अवधारणा है, ये स्टॉक अवधारणा नहीं है। तो सी विल बी द आंसर, दैट स्टॉक कंसेप्ट इज नॉट मनी सप्लाई, मतलब मनी सप्लाई इज नॉट स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। तो देखो, मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, तो M1 में क्या क्या आ रहा है, पब्लिक के पास जो पैसा है और बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है। M2 में क्या क्या आ रहा है, M1 के साथ साथ जो भी आपका पोस्ट ऑफिस के पास में सेविंग्स है। तो पोस्ट ऑफिस में क्या है ना, अभी इतने सारे फीचर्स आपके पास नहीं है, इतना जो लिक्विडिटी है वो फैसिलिटेट नहीं हुई है। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, इन माय लोकल एरिया, ठीक है, देयर इज़ अ पोस्ट ऑफिस ब्रांच, जहाँ पर हमें अगर बड़ा अमाउंट निकालना हो तो वहाँ अंकल को जाकर, सर को जाकर बोलना पड़ता है दैट वी वांट सच पर्टिकुलर अमाउंट, इफ़ यू आर हैविंग दैट मनी देन प्लीज़ लेट अस नो। तो वो कहते हैं कि भाई एक काम करो, आप फॉर्म भर जाओ, मैं मंगवा के रख लूँगा हेड ऑफिस से। तो और उनमें अभी क्या है ना, ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सर्विसेज इतनी ब्रॉडली अवेलेबल नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस का जो डिमांड डिपॉजिट है वो हमको मोस्ट लिक्विड नहीं बोल सकते,
लिक्विड तो है, निकाल तो सकते हो, लेकिन मोस्ट लिक्विड की बात जब आएगी तो सिर्फ बैंक के डिमांड डिपॉजिट आएंगे और पब्लिक के पास जो पैसा है वो तो पैसा है ही, ठीक है। सो M1 जो है वो आपका इन चारों में से मोस्ट लिक्विड जो है वो बता दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या आ रहा है, पब्लिक के पास जो पैसा है वो आ रहा है, बैंक्स के पास जो डिमांड डिपॉजिट है वो आ रहा है। भाई अगर आपके अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में पैसा है तो आप घर बैठ के ट्रांसफ़र कर सकते हो, ATM से निकाल सकते हो, जाकर विड्रॉ कर सकते हो। आपको पहले से नहीं बोलना पड़ता कि भाई वी वांट सच अ बिग अमाउंट ऑफ मनी एंड प्लीज़ अरेंज दैट मनी बिकॉज हमको ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता, पोस्ट ऑफिस में करना पड़ता है। तो मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, सबसे तरल रूप कौन सा है मुद्रा का, M1 को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक तरल और सबसे कम तरल रूप है? तो देखो आपको बताना है सबसे कम, सबसे अधिक, मोस्ट लिक्विड, रेशियो, लीस्ट लिक्विड, सबसे अधिक तरल फॉर्म और सबसे कम तरल फॉर्म कौन सा है मनी का। तो देखो सबसे अधिक तो अभी हमने बात की M1, तो बेटा जी अधिक से ही लग जाएगा, पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। तो देखो M1 2 3 4, इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी कम होती जाती है, सबसे ज़्यादा लिक्विड M1, सबसे कम लिक्विड M4, ठीक है। सो द आंसर विल बी M1 रेशियो M4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कर लेंगे आज, कोई बात नहीं, M1 M2 खत्म कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई? देखो अभी बताया, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे लिक्विडिटी कम होती जाएगी। M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड, M2 उससे कम, M3 उससे कम, M4 सबसे कम। तो लीस्ट लिक्विड पूछा है, सबसे कम जो है वो तरल पूछा है, तो M4 विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, M1 और M2 बनाते हैं, बेटा जी अभी अभी ऊपर बताया है, M1 और M2 है आपका नैरो मनी सप्लाई, M1 और M2 है आपका नैरो मनी सप्लाई, और M3 और M4 है ब्रॉड मनी सप्लाई, संकीर्ण और व्यापक, संकीर्ण और व्यापक। क्योंकि भाई संकीर्ण क्या है, जिसमें कम चीज़ें आ रही हैं, तो M1 और M2 में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट आ रही हैं और पब्लिक का पैसा आ रहा है और RBI का पैसा आ रहा है। अभी टर्म भी तो है, टर्म वाला पैसा कहाँ गया, जो टर्म के रूप में रखा हुआ है बैंक्स ऑफ पोस्ट ऑफिस के पास, वो आता है M3 M4 में, तो इसलिए M3 M4 को हम बोलते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई पावर्ड मनी इज़ द मनी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, हाई पावर्ड मनी, ठीक है। हाई पावर्ड मनी हम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। वैसे हम जनरली 20 क्वेश्चंस करते हैं, 25 क्वेश्चन हमने किए, ठीक है, जिसमें 25th आपके लिए होमवर्क है। यू हैव टू फाइंड आउट कि उच्च शक्ति वाली मुद्रा हम किसे कहते हैं, हाई पावर्ड मनी हम किसे कहते हैं। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन हेयर। तो ये सीरीज तो कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये तो MCQ सीरीज़ है, कंसेप्ट क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है भाई, कि कंसेप्ट जब क्लियर होंगे MCQ प्रैक्टिस में भी हेल्प होगी, MCQ सॉल्व करने में भी हेल्प होगी, एग्जाम में भी हेल्प होगी। सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर द कंसेप्ट क्लियरेंस, आई एम हेयर योर मेंटर ऑफ कॉमर्स। तो आपको क्या करना है, DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। उसमें आपको कोर्सेज विजिट करने हैं जहाँ पर आपको BCom एंट्रेंस या BCom ऑनर्स का कोर्स मिल जाएगा। द फी इज़ 1220 ओनली, ठीक है। व्हाट यू विल फाइंड इन दैट, आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ एवरी कंसेप्ट, ठीक है। हर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर कंसेप्ट का रिकॉर्डेड क्लासेस, ज़रूरत होगी तो लाइव क्लासेस भी हम लोग लेंगे, ठीक है। डाउट क्लियरिंग जो है वो लाइव क्लासेस रहेगा, PDF नोट्स मिलेंगे जिसमें होगा बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए अलग, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अलग, ठीक है। एंड आफ्टर दैट टेस्ट सीरीज़ है, MCQ प्रैक्टिसेस हैं एंड गाइडेंस फॉर योर एग्ज़ाम है। सो डोंट गेट वरीड, वी आर हेयर। आपको बस DNS एजुकेयर ऐप को जो है वो इंस्टॉल करना है, वहाँ विजिट करना है, या आप वहाँ पर गिवन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। 25th क्वेश्चन ढूंढ कर आना, हाई पावर्ड मनी हम किसे कहते हैं। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, क्योंकि आपके एग्जाम की तैयारी है DNS की जिम्मेदारी।